नमस्ते बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम जो है हमारे इस लेसन में कक्षा 11 का ये लेसन मैंने लिया है टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, गैसों का विनिमय जो है कैसे होता है। तो देखिए श्वसन, सबसे पहले देखें तो श्वसन क्या है। श्वसन है कि ऑक्सीजन को हमें अपने शरीर में, बॉडी में लेना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 का त्यागना, ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारी, ये क्या कहलाएगी बच्चों? श्वसन कहलाएगी। ठीक है, तो ये श्वसन क्रिया है। तो अपन इसको एक डेफिनेशन देना चाहें तो हम कहेंगे कि वो वह एक जैविक क्रिया जिसमें कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? संचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। अब ये हमारे संचित भोज्य पदार्थ यहाँ पे क्या है कि जो भोजन आपने लिया, यानी जो भोजन लिया वो किस रूप में था? ग्लूकोज के रूप में था, या कहा जाए तो भोजन किस रूप में था? कार्बोहाइड्रेट था। तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, जो ग्लूकोज खाया, तो आपने उसका क्या हुआ? इस क्रिया के अंदर ऑक्सीकरण हुआ। यानी ऑक्सीकरण हुआ यानी इसकी क्या हुई? आपके कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजन से क्रिया हुई। ऑक्सीजन से क्रिया हुई और इस ऑक्सीजन से क्रिया होने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुई? ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने के काम में आती है। इससे हम अपने शरीर की सारी गतिविधियां इसी ऊर्जा से संपन्न करते हैं। और ये ऊर्जा जो है इस अभिक्रिया में किस रूप में निकलती है? ATP के रूप में हमें निकलती है और हमारी बॉडी में ये संचित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, और एक तो ATP के रूप में इसमें ऊर्जा निकलती है और इसमें H2O निकलता है, जल, और साथ में क्या निकलती है? इसमें CO2। ये दोनों जो है इसमें उप उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो मैं एक जो है आपके श्वसन की एक अभिक्रिया देना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो हमने भोजन किया है ग्लूकोज के रूप में, या कहा जाए कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लूकोज जो है हम जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, O2। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है, यानी ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, तो उसके दौरान क्या बनता है? CO2 बनता है और साथ में बनता है जल, और जो है क्या निकलती है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। करीब 686 किलो कैलोरी के आसपास ऊष्मा इसमें निकलती है। ठीक है, तो ये आपके जो है ऑक्सीजन को बॉडी में ग्रहण करना और CO2 त्यागना, तो ये चीज तो क्या हो गई? श्वसन हो गई। और साथ में इसमें जल निकल रहा है, और चूंकि अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, तो ये एक तरह की कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये ऊष्मा जो है हमारी बॉडी को चलाने के काम में आएगी, जिससे कि हमारा शरीर चलता है। ये तो एक सामान्य परिचय था कि क्या है श्वसन, और कुछ श्वसन के बारे में बातें, क्या डेफिनेशन थी इसकी, कैसे ऊर्जा इसमें निकलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि श्वसन के प्रकार। श्वसन जो है दो तरह का है। आंतरिक श्वसन, जो कि आपके शरीर की कोशिकाओं के अंतर्गत होता है। इसके अंदर क्या होता है? आपके जो अपन ने पढ़ा ऊपर, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये है आपका आंतरिक श्वसन। और दूसरा है इसके बाद में आपका बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन देखिए बच्चों क्या होता है। बाह्य श्वसन है हमारे प्राणियों में होने वाली वह क्रिया जिसमें निरंतर रूप से ऑक्सीजन ग्रहण होती है और CO2 निष्कासित होती है, तो वो सामान्य रूप से होती है बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन जबकि इसके विपरीत है, कि मतलब शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर होने वाला ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा? आंतरिक। और जो हम अपन बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? बाह्य श्वसन कहलाता है। अब इसके अंतर्गत जो है अपन आगे देखते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं कि कैसे जो है इसका आपके मार्ग चलता है। सबसे पहले देखिए बच्चों कि हमारे अंदर जो बाह्य श्वसनांग है वो क्या होते हैं? हमारे नासा छिद्र होते हैं। क्या है? नासा छिद्र। तो हम जो है वायु को ग्रहण करते हैं नासा छिद्रों से, और फिर उसके बाद जो है नासा मार्ग में वायु आगे चलती है। तो सबसे पहले नासा छिद्रों पे जो है वो आपके क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। तो वायु के साथ जो कुछ अवांछित कण अंदर चले गए हैं, वो हमारे नाक में पाए जाने वाले रोम में फंस जाते हैं और वहीं रुकते हैं। और उसके बाद ऊपर घ्राणकोश में जो श्लेष्मा पाई जाती है, उस श्लेष्मा में बचे हुए जो है आपके अवांछित कण जो है वो वहीं रुकते हैं, और उसके बाद जो है आपकी शुद्ध वायु आगे जाती है।
तो ये कुछ इस तरह का पथ होता है आपके जो है नासा छिद्र से होता हुआ, जैसे ये कंठ से आपके निकलता है, गले में से श्वास नली निकल रही है और श्वास नली आगे जो है दो भागों में बट गई है श्वसनिका से होती हुई, एक इस तरफ इस फेफड़े में जा रही है और एक श्वसनिका इस फेफड़े में जा रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है आपके एक सामान्यतः एक आउटलाइन ले तो अपन ये जो है हमारा इसका श्वसन का एक पथ है कि मतलब आपके नासा मार्ग से होती हुई वायु ग्रहण कोश से होती हुई और उसके बाद जो है आपके ये आपके ट्रैकिया के थ्रू होती हुई या ट्रैकिया से श्वसन मार्ग से होती हुई ये दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। दो फेफड़े हैं आपके दायां और बायां और इसके अंदर जो है वो शुद्ध वायु प्रवेश करती है। अब जो है हम इसके अंदर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जो है आपके ये श्वसनी वृक्ष क्या है। मनुष्य के अंदर फेफड़ों में जो है एक श्वसनी वृक्ष बन जाता है, एक जो है आपके वायु कोशों का जाल की तरह संरचना बन जाती है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि हमारी जो ये वायु है ये आपके जो है यहाँ पे आ गई है ट्रेकिया के अंदर। शुद्ध वायु जो है वो कहाँ आ गई है? ट्रेकिया के अंदर आ गई है। कहाँ कहाँ से होती हुई आई? सबसे पहले वायु जो है उसने नासा छिद्र में प्रवेश किया, नासा छिद्र से ये आई नासा मार्ग में, नासा मार्ग से ये ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के बाद जो है ये आई आपके श्वास नलिका के अंदर, ट्रैकिया के अंदर आ गई है। अब जो है ये आपकी ट्रैकिया से देखिए आगे क्या होता है। ट्रैकिया जो है आगे ये एक तरह से वृक्ष की तरह ही संरचना है। ट्रैकिया आगे इससे निकलती है प्राथमिक ब्रोंकस, प्राथमिक ब्रोंकस, और उसके बाद ये प्राथमिक ब्रोंकस जो आगे एक वृक्ष की तरह संरचना है, इससे फिर दूसरी शाखा निकलती है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक ब्रोंकस कहते हैं। देन उससे जो है आगे तृतीयक ब्रोंकस निकलता है। अब इसके ऊपर इस तरह से उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये आपके उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं, जिससे ये संरचना लचीली बन जाती है। ठीक है, देन फिर देखिए तृतीयक ब्रोंकस, ये इस तरह से एक वृक्ष के नुमा संरचना है और यहाँ से जो है आपके शुद्ध वायु अंदर आ रही है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आकर के एक मैंने इसका रे डायग्राम भी आपके लिया है, आपको मैं बताती हूँ कि जो है आपके वायु कैसे कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले ट्रैकिया से वायु प्रवेश करती है, देन उसके बाद जो है प्राथमिक ब्रोंकस में आती है और उसके बाद आगे जो है आपके द्वितीयक ब्रोंकस में चलती है, फिर तृतीयक ब्रोंकस के अंदर जो है द्वितीयक ब्रोंकस तृतीयक में बढ़ता है और फिर उसके बाद जो है आगे तृतीयक ब्रोंकस से कुछ शाखाएं निकलती हैं जो कि फुफ्फुस के अंदर, लंग्स के अंदर प्रवेश करती हैं। उनको कहा जाता है अंतः फुफ्फुसीय श्वसनियाँ। और श्वसनियाँ आगे बढ़ती हैं श्वसनिकाओं के अंदर छोटी छोटी शाखाओं में, और ये श्वसनिकाएं जो हैं आगे पिंडकों के अंदर बढ़ जाती हैं, कुछ लॉब्स में बढ़ जाती हैं, जिसको पिंडकीय श्वसनिकाएं कहती हैं। और पिंडकीय श्वसनिकाओं की लास्ट शाखाएं जो हैं वो अंतस्थ श्वसनिकाएं, टर्मिनल श्वसनिकाएं कहलाएंगी। और उसके बाद जो अंतस्थ श्वसनिकाएं हैं ये जो है आपके बटेगी कुपिका के अंदर, या फिर इसको कहा जाएगा आपके वायु कोश। किसको क्या कहा जाएगा? वायु कोश नलिका के अंदर जो है बटेगी। अब यहाँ से जो ये वायु है ये एट्रियम में प्रवेश करेगी, एट्रियम से ये जाएगी कुपिका कोश में और कुपिका से लास्ट में पहुंचेगी कुपिका कोश से कुपिका के अंदर। तो यहाँ पे जब वायु आ गई है आपके ऑक्सीजन, कौन सी वायु आ गई है? ऑक्सीजन, शुद्ध वायु आ गई है। और यहीं पे जो है क्या होता है आपके ये वाला चित्र देखिए, हम वापस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए कुपिकाओं में वायु आ गई और यहीं पे जो है आपके क्या होता है, पूरी बॉडी से अशुद्ध वायु CO2, कौन सी? अशुद्ध वायु CO2 जो है वो इकट्ठी होकर के आ रही है। और यहाँ पे ये नासा छिद्र से होती हुई आपके O2 अंदर प्रवेश कर गई है। अब CO2 और O2 का जो है यहाँ पे बच्चों क्या होता है? विसरण। क्या होता है? विसरण। विसरण की क्रिया देखिए क्या होती है। विसरण एक वह क्रिया है जिसके अंतर्गत की क्या है कि मतलब जिसकी सांद्रता वहाँ ज़्यादा हो गई तो अधिक सांद्रता वाली जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, किसी गैस का गमन होता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है।
चूंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से आई है, शुद्ध वायु आई है, तो शुद्ध वायु की मात्रा क्या है, यहाँ पे वायु कोशों के अंदर ज्यादा है। वायु कोशों में शुद्ध वायु की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजनित मात्रा ज्यादा है और CO2 की मात्रा कम है। तो अब CO2 को क्या है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड है, इसको बाहर निकलना है। शुद्ध होने के लिए इसको जो है ये बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को अंदर आना है। तो यहाँ पे वायु कोशों के अंदर क्या होता है, विसरण की क्रिया होती है, और विसरण की क्रिया के अंतर्गत जो है O2 अंदर आ जाती है और CO2 बाहर निकलती है। तो जिस मार्ग के थ्रू आपके O2 अंदर आई है, उसी मार्ग से होती हुई CO2 जो है आपके बाहर निकल जाती है। तो ये जो है आपका क्या था, एक मार्ग मैंने आपको बताया जिससे CO2 अंदर प्रवेश कर O2 अंदर प्रवेश करती है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से जो है आगे जो है वायु कहाँ आती है, प्राइमरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस में, टर्सरी ब्रोंकस में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और फिर इससे जो है हमारी ये वायु जो है अंतः फुफ्फुसीय श्वसनियों के अंदर, ये छोटी छोटी जो शाखाएं हैं इनसे बट के अंदर जा रही है। और ये जो है लास्ट में कहाँ, श्वसनिकाएं जो है वो पहले पिंडों में खुलेंगी, फिर अंतः श्वसनिकाएं, और फिर लास्ट में ये खुलेंगी आपके कुपिका के अंदर, एयर सैक्स के अंदर खुलेंगी। और एयर सैक्स के अंदर वायु पहुंच गई है, ऑक्सीजन, और यहाँ से जो है आपके ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा, विसरण की क्रिया के द्वारा आदान प्रदान होगा कि CO2 निकलेगी बाहर और O2 जो है बॉडी के अंदर चली जाएगी, और CO2 जो है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर आई है वहीं से CO2 बाहर निकलेगी, और जो है ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, आपके रक्त के साथ घुलित अवस्था में बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो ये तो है आपका क्या है, विसरण की क्रिया के द्वारा अंदर आ गई है आपके ऑक्सीजन। अब इसके द्वारा देखिए श्वसन के चरण देखिए क्या क्या हैं, कि मतलब क्या होता है इसमें, वायुमंडल से O2 अंदर ली जाती है और शरीर से CO2 बाहर निकाल दी जाती है। और कुपिकाओं की सहायता से, कि जो हमारे वायु कोश हैं, उन वायु कोशों से क्या होता है, आपके गैसों का संपूर्ण शरीर में परिवहन, एयर सेक्स की सहायता से या कुपिकाओं की सहायता से क्या होता है, गैसों का आपके जो है विनिमय होता है। विनिमय यानी ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना है। और आपके जो है इसमें रुधिर द्वारा गैसों का संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। अब देखिए बच्चों, ये तो अपन ने क्लियर कर लिया कि ऑक्सीजन अंदर आ गई है, CO2 बाहर जा रही है। अब ऑक्सीजन अंदर आकर के क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन जो है आपके ये आपके देखिए एक फैक्ट आपको बताती हूँ इसका मैं, कि जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी जो है ये पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। हालांकि देखिए बाकी मतलब सब जगह धमनियों का काम क्या होता है कि शुद्ध रुधिर लेके घूमती है। ये धमनियों का काम जो है वो क्या होता है, आपके शुद्ध रुधिर ले जाने लाने का होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी है, सिर्फ ये एक जगह पल्मोनरी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी, ये पूरे शरीर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड, आपके अशुद्ध रक्त लेकर के आती है और लंग्स को देती है, और लंग्स के अंदर फेफड़ों में आकर के इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी ये रुधिर हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपके लंग्स के अंदर रुधिर का क्या हुआ, शुद्धिकरण हुआ आपके जो है, और इसके बाद जो है आपके लंग्स के अंदर रुधिर का शुद्धिकरण होके हमारी जो अशुद्ध वायु थी वो जो आपके क्या हुआ, वापस जो है इसी मार्ग से होती हुई बाहर निकल गई। तो ये वाला जो एक पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का है, क्या कि वैसे तो शरीर में सभी धमनियों के अंदर जो है आपका शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन केवल हमारी ये फुफ्फुसीय धमनी जो है इसमें क्या होता है, पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर यानी डीऑक्सीजनित रुधिर, CO2 वाला रुधिर लेकर के आती है ये, और लंग्स के अंदर ये इसको डालती है, और वहाँ से इसमें लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलते ही ये रुधिर क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों आज का टॉपिक मेरा इतना ही है। कुछ मैंने ये आपके क्लास के किसी बच्चे ने मेरे से इसको पूछा था,
तो ये थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर आपको और किसी कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो टॉपिक बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगी मेरी तरफ से एक्सप्लेन करने की। और इसके अंदर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे को बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।